हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि आज से करीब कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट ने देखा है। उस वीडियो में मैं ये बताया था कि बिहार में जो भी वैकेंट पोस्ट है एग्रीकल्चर विभाग में, उसको लेकर के मैं एक छोटा सा अपडेट दिया था। और क्यों पिछले कई सालों से सिर्फ सरकार के द्वारा सिर्फ ये आपको अपडेट ही दिया जा रहा है कि बहुत जल्द बहाली आने वाली, बहुत जल्द बहाली आने वाली, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उस पर मैं एक छोटा सा अपडेट दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंट ने देखा है, और कई सारे स्टूडेंट ने जा करके कमेंट के माध्यम से सवाल भी किया है। तो मैं इस वीडियो में मैं उस वीडियो का एक दो सवाल भी लेने वाला हूँ, और साथ ही मैं ये बताने वाला हूँ कि जो भी वैकेंट पोस्ट है वो नेक्स्ट बहाली आए तो कौन कौन से जो खामियां हैं, जो पिछले साल जो बहाली लिया गया था उसमें वो रह गया था, जो आने वाली नेक्स्ट बहाली है उसको दूर करके ही वो भर्ती प्रक्रिया लिया जाए, ताकि जो बिहार के जो रेसिडेंशियल है उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब आप लोग फिलहाल इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके आप लोग भी इसका जवाब अपना दीजिएगा, ओपिनियन अपना देने का प्रयास कीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट को वो सवाल पूछा गया था वो यही था कि काफी सारे स्टूडेंट वाकई में प्रतीक्षा कर रहे हैं बहाली को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी बहाली नहीं हुई है। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जा करके उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। और उसमें पहला जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि सर ये बताइए कि जो 2014 में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो बहाली हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, उसका जो सिलेक्शन था वो किस आधार पे लिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2014 में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बहाली हुआ था वो जो बीएसएससी आयोग है उसके माध्यम से लिया गया था, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग है उसके माध्यम से लिया गया था। और जो भी पद आया था, सभी पदों का जो जितने भी पद पे चयनित बच्चे हुए थे वो बीएसएससी के द्वारा ही हुए थे। और उसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं रखा गया था, ओनली मार्क बेस पे सिलेक्शन हुआ था। आपका जो भी ग्रेजुएशन में टोटल नंबर है उस आधार पे आपका चयन किया गया था। उस नंबर को डिवाइड करने के लिए एक पैरामीटर रखा गया था, जैसे कि किसी का अगर ग्रेजुएशन में 72% है तो उस 72% को 0.7 से मल्टीप्लाई करना था। अगर आप 72% आपका टोटल ग्रेजुएशन में नंबर है और 72% को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल आपका जो नंबर बनेगा वो 50.4 यानी 50.4। तो टोटल 100 नंबर का मेरिट रखा गया था, जिसमें से अगर आपका 72% है ग्रेजुएशन में तो उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50.4 हो जाएगा, 50.4। यानी सोशल टोटल आपका 100 में जो नंबर मिला वो 50.4 मिला। और बाकी जो 70 नंबर रखा गया था आपका एकेडमिक स्कोर से, और 30 नंबर रखा गया था आपका वर्क एक्सपीरियंस के आधार पे। मान लीजिए कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, 2 साल का है तो 20 नंबर, और 3 साल का है तो 30 नंबर। इस आधार पे बनाया गया था। अगर 72% है आपका ग्रेजुएशन में तो उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 50.4, यानी 70 में 50.4 आपका हो गया जो टोटल एजुकेशन का स्कोर बना। और साथ में अगर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर वो ऐड होगा उसमें। तो 50 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60.4, यानी टोटल आपका बना 100 में 60.4, वो आपका उस आधार पे मेरिट बनाया गया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी है, और काफी लोग ये वीडियो देखने के बाद सवाल ये भी करेंगे कि क्या जो नेक्स्ट बहाली होने वाली है क्या इसी आधार पे होगी क्या? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी आने वाली बिहार एग्रीकल्चर विभाग की वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे माइंडसेट के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे वो मेरिट बेस्ड हो, चाहे वो एग्जाम बेस्ड हो, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो स्टडी है वो मतलब उसको गिव अप ना करे, उसको कंटिन्यू रखे। क्योंकि वो उस समय था, आज से करीब 8 साल पहले हुआ था, उस आधार पे मेरिट बनाया गया था। अब अभी इस समय पे इसी आधार पे मेरिट बनाया जाएगा, इसका कोई सूचना नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते कि आप उसी आधार पे सिलेक्शन लिया जाएगा। हो सकता है एग्जाम बेस हो, ये सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और
जो अब पिछला बार जो स्टूडेंट था उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना गया था। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि जो अभी आगामी जो भर्ती आने वाली है, जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना जाए और एग्जाम के माध्यम से ही जो बहाली है वो लिया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और मैं फिलहाल यही कहूंगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है उसको पढ़ाई करते रहे, ताकि जो भी माध्यम से हो, या तो एग्जाम के माध्यम से हो या मेरिट बेस हो, आपका एक सीट पक्का रहे। तो पढ़ाई गिव अप ना करें, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और साथ ही जो भी वैकेंसी आने वाली है इसको लेकर के कोई भी अपडेट आती है तो मैं इस माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताया था कि एक छोटा सा मैं अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। जो पिछले बार सिलेक्शन हुआ था उस आधार पे इस बार ना हो। पिछले बार ये हुआ था कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना गया था। मेरा ये मानना है कि अगर बिहार स्टेट में किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट वाले को एलिजिबल माना जाता है। तो यहाँ के भी स्टूडेंट है वो ये डिजर्व करते हैं कि अदर स्टेट में वैकेंसी है उसमें उनको एलिजिबल माना जाए। क्योंकि ऐसा होता नहीं। हाल ही में हरियाणा में जो वैकेंसी आया है, झारखंड में वैकेंसी आया, उसमें बिहार स्टेट वालों को एलिजिबल नहीं माना गया है। वहां से जो 10th और 12th में जिनके वहां के बोर्ड से जिनके पास डिग्री था उनको सबसे पहले एसेंशियल माना गया है। तो मेरा यह मानना है कि जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया है उसमें यहाँ से 10th या 12th बिहार बोर्ड से एसेंशियल माना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तभी बिहार में जो भी वैकेंट पोस्ट है, जो बहाली आती है, उसमें बिहार के रेसिडेंशियल को ज्यादा से ज्यादा उनको इसका लाभ मिल पाएगा और मिलना भी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दर की तो बिहार में सबसे ज्यादा है। बात करें कि यहाँ से लोग स्टूडेंट सबसे ज्यादा पलायन करते हैं बिहार से। फिर भी अगर यहाँ पे जो भी पोस्ट पे वैकेंसी आती है, एक तो सालों साल तक किसी भी डिपार्टमेंट में बहाली नहीं आती, और जो भी आता है बहुत नंबर्स ऑफ सीट बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद भी अदर स्टेट वालों को एलिजिबल माना जाता है। होता यह है कि यहाँ के होने के बावजूद भी यहाँ के स्टूडेंट को इसका लाभ नहीं मिल पाता और अलग अदर स्टेट वाले इसका लाभ उठा लेते हैं। सो इनका जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी बिहार कृषि विभाग में आने वाली है उसमें बिहार के रेसिडेंशियल को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि जो यहाँ सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको इसका पहले लाभ मिल सके। और साथ में मेरा ये मानना है कि अ, अगर हम बात करें कि बिहार जो फिशरीज डिपार्टमेंट है या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी वैकेंसी आता है ओनली बीएफएससी वालों को, फिशरीज डिपार्टमेंट में ओनली बीएफएससी वालों को, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ओनली बीवीएससी वालों को ही एलिजिबल माना जाता है। एलाइड वालों को नहीं माना जाता। लेकिन अगर एग्रीकल्चर विभाग में कोई भी वैकेंसी आता है तो एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड वालों को भी एलिजिबल माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर का जिनके पास डिग्री है वो एक ऑलराउंडर नॉलेज रखते हैं एग्रीकल्चर विभाग में। चूंकि बीएफएससी फिशरीज साइंस और वेटनरी साइंस ये सारे एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है, तो उनको सब में एलिजिबल माना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, अगर कृषि विभाग में वैकेंसी आता है तो एग्रीकल्चर के अलावा एलाइड को वाले को भी एलिजिबल माना जाता है, और वही अगर फिशरीज डिपार्टमेंट में या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता है तो उसमें बीएफएससी वालों और बीवीएससी वालों को ही ओनली एलिजिबल माना जाता है, एलाइड वालों को नहीं माना जाता। तो ये एक जो सौतेला व्यवहार है, ये जो अपनाया जाता है, ये सही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों को हर जगह एलिजिबल माना जाना चाहिए। क्योंकि चाहे वो एपी कल्चर हो गया या पीसी कल्चर हो गया या वीटी कल्चर हो गया या फ्लोरी कल्चर हो गया, ये सारे एग्रीकल्चर साइंस का ही हिस्सा है। और बीएफएससी ये बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस वो भी एक एग्रीकल्चर साइंस का ही हिस्सा है। तो उसमें एग्रीकल्चर वाले को भी एलिजिबल माना जाना चाहिए। और साथ में अगर फिशरीज डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अगर एग्रीकल्चर वाले को एलिजिबल नहीं माना जाता है तो फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी ओनली बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही वो उनको उस सीट को रखना चाहिए, ताकि उनको उस स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो ये इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ये नियम लगने से काफी स्टूडेंट को लाभ मिलेगा, और ना लगता है
तो ऐसा होता है कि किसी एक स्टूडेंट को हर जगह लाभ मिलता है, और किसी एक स्टूडेंट को ऐसा हो जाता है किसी उनको एक लिमिटेड स्थान ही मिलता है। उनको जो मिलना चाहिए उनको भी हर जगह लाभ वो नहीं मिल पाता है। बाकी मेरा ये एक छोटा सा अपडेट यही था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और जब भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।